नमस्कार दोस्तों। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हमारी सीरीज चल रही है। उसी श्रेणी में ये 11th यानी 11वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इमरजेंसी। इमरजेंसी जिसे भारतीय डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का काला अध्याय भी कहा जाता है। सभी डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। किन परिस्थितियों में डेमोक्रेसी को लगाया गया था, क्या हुआ डेमोक्रेसी के दौरान में, और इसे आखिरकार हटाया क्यों गया। इसे लगाया गया था 1975 के अंदर में। बैकग्राउंड जानने के लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस ने इलेक्शंस जीता 1971 का, 1971 का। काफ़ी सारे प्रोमिसेस, काफ़ी सारे वादे किए थे उस इलेक्शंस के दौरान में, लेकिन कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट उन वादों को पूरा नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन था उस समय, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं कर रही थी। काफ़ी सारे रीजंस हैं इसके। एक तो रिफ्यूजीज का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। आपको पता होगा 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, तो बांग्लादेश से काफ़ी रिफ्यूजीज, यानी आज का जो बांग्लादेश यानी पूर्व का ईस्ट पाकिस्तान है, वहाँ से बहुत रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे थे। तो उनके लिए खाने का प्रबंध करना, ये सब चीज़ें, इसकी वजह से बहुत प्रेशर पड़ रहा था उसमें, खाने की दिक्कत हो गई थी। इवन जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो थोड़ा समय पहले ही आई थी, लेकिन 2 सक्सेसिव ड्रोट यानी 2 साल लगातार सूखा पड़ा था। इस वजह से खाने की भी दिक्कत हो गई थी। सूखा आया था, इसलिए नदियों में पानी नहीं था। नदियों में पानी नहीं था तो प्रॉपर मात्रा में बिजली भी नहीं पैदा हो रही थी। तो इसका असर साफ साफ उद्योगों पे यानी इंडस्ट्रीज पे भी पड़ रहा था। खेती अच्छे से नहीं थी सूखे की वजह से, तो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी नहीं पैदा हो रहा था, नहीं अवेलेबल हो पा रहा था। तो इसकी वजह से इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लेबर थे उनकी सैलरी में कटौती की जा रही थी, और इसके अलावा उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी सही नहीं थी। तो बार बार स्ट्राइक्स देखने को मिल रही थी लेबर्स के द्वारा भी, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण में स्टूडेंट्स के द्वारा भी स्ट्राइक्स देखने को मिल रही थी। तो पूरा जो उस समय में सर्कमस्टांसेस थी, काइंड ऑफ अनरेस्ट पैदा हो गया था, बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था। कांग्रेस से हर एक वर्ग दुखी था। जैसे उदाहरण के तौर पे मिडिल क्लास इसलिए दुखी थी क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी मिल पा रही थी उसमें। और रिच पीजेंट्स इसलिए दुखी थे क्योंकि इंदिरा गांधी सेकेंड फेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहती थी। बड़े जो कैपिटलिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट वो इसलिए दुखी थे क्योंकि इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज थी उस समय में सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा सेंटर्ड थी, ज़्यादा केंद्रित थी। क्योंकि MRTP एक्ट भी उन्होंने पास किया था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी उन्होंने किया था। करप्शन बहुत ज़्यादा था। इवन बड़े ओहदों पे बैठे जो लोग थे उन पर भी करप्शन के चार्जेस लग रहे थे। जैसे संजय गांधी, इंदिरा गांधी के बेटे, उन पर भी चार्जेस लगे करप्शन के कि मारुति को टेंडर देने में उन्होंने पैसे खाए, इस प्रकार के चार्जेस उन पर लगे थे। और बात करें अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो उसमें थी, देखिए 1971 में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन वाली, वो हार गई थी बुरी तरह से। तो वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी, वो छटपटा रही थी कि किसी ना किसी प्रकार से वापसी की जाए। तो ये परिस्थितियां थी 1975 यानी 1975 से पहले की ये परिस्थितियां थी। अब गुजरात में देखिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। गुजरात में जैसा हमने डिस्कस किया कि हालात कैसे थे, इन्फ्लेशन था बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट था बहुत ज़्यादा, और करप्शन के चार्जेस लग रहे थे बड़े बड़े पद पे बैठे उन लोगों पे भी। तो बहुत ज़्यादा लोगों में नाराज़गी थी। गुजरात में प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। उसमें सीएम थे गुजरात के चिमन भाई पटेल। तो यहाँ पे जब प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए तो इंदिरा गांधी को लगा कि ये प्रोटेस्ट हैं देश के बाकी हिस्सों में ना फैल जाएं। तो इंदिरा गांधी ने गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। समझ गए? अब गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब देखते ही देखते ये जो इस तरह के जो प्रोटेस्ट है, इन्फ्लेशन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ में, जनरल करप्शन के खिलाफ में, इस तरह के प्रोटेस्ट अब बिहार में भी होने स्टार्ट हो गए। वहां लगा दिया गुजरात में प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे। डर लग रहा था इंदिरा गांधी को कि देश के बाकी हिस्सों में ना फैल जाए, और बिहार में होने लग गए इसी तरह के प्रोटेस्ट। शुरू में लेफ्ट पार्टीज की जो स्टूडेंट विंग थी उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, और बाद में ABVP ने भी स्टार्ट किए। किन चीज़ों के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे थे वो? महंगाई के खिलाफ में, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ में, और करप्शन के खिलाफ में। मांग उनकी ये थी कि बिहार के सीएम को उनके पद से हटा दिया जाए। फिर बाद में उन्होंने एक छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था, छात्र संघर्ष समिति। इन्होंने फिर जयप्रकाश का नाम आपने सुना होगा, मैं बताता हूं थोड़ा जयप्रकाश के बारे में आपको। जयप्रकाश एक बड़े लीडर थे कांग्रेस के। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ था। इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी उस समय में, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेन लीडर्स में थे। और बाद में क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। ये आज़ादी के बाद ये काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा शामिल नहीं रहे। अगर शामिल होते तो इनका कद काफ़ी बड़ा होता, लेकिन ये शामिल ज़्यादा हुए नहीं। बाकी इन्होंने काफ़ी सारी जो गांधीवादी मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे भूदान, ग्रामदान, और उस समय जो नागा मूवमेंट चल रही थी, शेख अब्दुल्ला का प्रदर्शन चल रहा था, तो ये मीडिएटर का काम करते थे। समझ गए कि नागा रिबल्स हैं वो अपने हथियार गिरा दें। एक तरफ नागा रिबल्स होते थे, दूसरी तरफ सरकार होती थी, ये बीच में मीडिएशन करवाते थे। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था आज़ादी के बाद में भी, लेकिन पॉलिटिक्स में इलेक्शन वगैरह नहीं लड़े ये, तो इनका कद काफ़ी बड़ा था। तो अब जो
छात्र संघर्ष समिति बिहार में प्रोटेस्ट कर रही थी। उन्होंने जयप्रकाश जी से निवेदन किया कि आप हमारी मूवमेंट को लीड कीजिए। तो उन्होंने दो कंडीशन रखी। जयप्रकाश जी ने कहा, एक तो मैं मूवमेंट में इस शर्त पर शामिल हुआ कि पूरी तरह से मूवमेंट नॉन वायलेंट रहेगी, और दूसरी शर्त यह है कि अगर मूवमेंट चलेगी तो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलेगी। क्योंकि जयप्रकाश जी थे पहले भी, जो नेहरू बाद में और इंदिरा गांधी, इन सब की जो पॉलिसीज थी वो जनता के खिलाफ होती थी ना, अपनी आवाज उठाते रहते थे। तो इनको भी काइंड ऑफ अभी एक बड़ा मौका मिल गया था कि जो भी है उनकी पॉलिसीज से खुश नहीं थे, तो इस मूवमेंट को ना सिर्फ बिहार में लिमिट रख के देश के बाकी हिस्सों में भी ले जाया जाए। तो इस प्रकार से स्टार्ट हुई जेपी मूवमेंट। उन दिनों इंदिरा गांधी और जुडिशरी की भी काफी बनती नहीं थी। अभी भी एक रूल है, आपको पता होगा, कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, वही बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सॉरी, लेकिन उसमें इंदिरा गांधी ने 2 जजेस को सरपास करके एएन रे की नियुक्ति करी थी चीफ जस्टिस के तौर पे। तो जजेस इससे खुश नहीं थे, और भी काफी सारे ऐसे केसेस हुए थे कि जुडिशरी और इंदिरा गांधी की आपस में तनातनी रहती थी उस समय में। तो जेपी ने आरोप लगाया इंदिरा गांधी पे कि आप डेमोक्रेसी को सबवर्ट कर रहे हो, आप इंस्टीट्यूशंस को दबा रहे हो, आप सोवियत टाइप की लीडरशिप स्टैब्लिश करना चाहते हो। सोवियत रूल में क्या होता है कि जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है, वो भी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से सोशलिज्म के प्रति डेडिकेटेड होती है। तो इंदिरा गांधी ने भी उसमें इसी तरह की बातें कही कि ब्यूरोक्रेट्स को डेडिकेटेड होना चाहिए, डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेसी मुझे चाहिए। तो जेपी ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट करी। जेपी के भी काफ़ी सारी अच्छी फिलोसफी थी, जैसे कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी या फिर टोटल रेवोल्यूशन। जेपी ने कहा कि हर तरह से क्रांति लाएंगे, हर एक फील्ड में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में। लेकिन दिक्कत है जेपी के, देखिए आइडियोलॉजी में 2-3 दिक्कतें हैं। एक तो इन्होंने क्लियर रोड मैप नहीं दिया था। रोड मैप नहीं दिया था कि फ्यूचर में अगर इंदिरा गांधी की सरकार हटा दी जाती है तो आप सब क्या संविधान में चेंज करोगे, कैसी डेमोक्रेसी आप लाओगे, पार्टीलेस डेमोक्रेसी से आपका क्या मतलब है। तो कोई क्लियर रोड मैप नहीं था उसमें। कई सारी पार्टीज एक साथ आ गई उस समय, इवन भारतीय जनसंघ, राइटिस्ट पार्टी, लेफ्टिस्ट पार्टी, सब मकसद एक था, कांग्रेस का विरोध। समझ गए। तो उसके बाद में जो कई सारे मीन्स अपनाए थे जेपी ने उसमें, उनको कहा जाता है कि वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं। स्टूडेंट्स को कहा कि आप स्कूल छोड़ दीजिए। जैसे फ्रीडम मूवमेंट में हम गांधी जी जो आह्वान करते थे कि जो लेजिस्लेचर्स हैं वो अपनी पार्लियामेंट या हाउस को छोड़ दीजिए, वकील अपनी प्रैक्टिस छोड़ दीजिए। इवन आर्मी को कहा कि आप गवर्नमेंट के ऑर्डर मत मानिए, पुलिस को कहा कि आप गवर्नमेंट के ऑर्डर मत मानिए। तो ये कुछ मीन्स ऐसे थे कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थे। ऐसा कहा भी जाता है कि हमारे डेमोक्रेसी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब कुछ यूनिफाई कर दिया, लेकिन जेपी और इंदिरा गांधी के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको नहीं रिकॉन्साइल कर सकी हमारी डेमोक्रेसी। तो फिर आगे कैसे इवेंट्स होते हैं, डेमोक्रेसी कैसे लगती है, क्या होता है, इमीडिएट इवेंट्स की अब बात कर रहे हैं। अब हम देखिए, उस समय बिहार के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने डिस्कस किया अभी। तो बिहार के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था, तो बिहार में फायरिंग हुई गया के अंदर में, जिससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। कम्युनिकेशन हुआ जेपी और इंदिरा गांधी के बीच में, लेटर्स का आदान प्रदान हुआ। जेपी डिमांड कर रहे थे कि आप जल्द से जल्द बिहार की गवर्नमेंट को हटा दीजिए। इंदिरा गांधी गुजरात में प्रेसिडेंट रूल लगा चुकी थी, लेकिन बिहार की गवर्नमेंट को नहीं हटाना चाहती थी। उनको यह लग रहा था कि आज ये बिहार में हो रहा है तो दूसरे स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में एक बहुत बड़ी रेलवे स्ट्राइक हुई थी उस समय में। 3 हफ्तों तक वो रेलवे स्ट्राइक चली थी पूरे इंडिया की। जॉर्ज फर्नांडिस उसके लीडर थे। आर्मी को बुलाया गया था इस रेलवे स्ट्राइक को तोड़ने के लिए, और काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था। मोरारजी देसाई ने फास्ट अनटू डेथ यानी आमरण अनशन चालू कर दिया था। LN मिश्रा, दलित नारायण मिश्रा, ये रेलवे मिनिस्टर थे उसमें, इनका असैसिनेशन हो गया था। सोच के देखिए अपने आप में कितनी बड़ी घटना होगी कि रेलवे मिनिस्टर का ही असैसिनेशन हो जाना, बॉम्ब ब्लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किस प्रकार से सर्कमस्टांसिस थी, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। फिर एक और ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुई। मार्च 1975 में केस आया इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर में। क्या था वो केस? राजनारायण इलेक्शन लड़े थे इंदिरा गांधी के खिलाफ में 1971 के अंदर में। इंदिरा गांधी पे आरोप लगाए राजनारायण ने कि इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिसेस अपनाई जब वो रायबरेली से इलेक्शन लड़ी थी, यानी गलत मीन से इन्होंने इलेक्शन को जीता। समझ गए? मार्च में आया ये। अब इसका फाइनल वर्डिक्ट आता है जून 1975 में। नजदीक आ गए हम, इमरजेंसी लगने वाली है। तो जून 1975 के अंदर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया इस इलेक्शन के मुद्दे पे, यानी इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शंस में माल प्रैक्टिसेस को अपनाया। 14 में से 12 ग्राउंड्स ऐसे थे जिसमें इंदिरा गांधी को बरी कर दिया गया, लेकिन दो टेक्निकल ग्राउंड्स पे इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यहीं से चीजें स्टार्ट होती हैं। अब उसके बाद में पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो डिसीजन था उसके खिलाफ में पिटीशन डाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने चीजें और भी कॉम्प्लेक्स कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप एमपी तो बने रह सकते हो, लेकिन आप पार्लियामेंट में वोट नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं हमारे संविधान के अनुसार में। तो कैसे चीजें शेप लेंगी? प्रेशर बढ़ता जा रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद में जेपी जो थे वो और ज्यादा उग्र हो चुके थे। जेपी मूवमेंट और ज्यादा अग्रेसिव, इंटेंसिव हो चुकी थी। तो इन्हीं सभी सिचुएशन में
आखिरकार इमरजेंसी लगा दी गई 25 जून 1975 को। लग गई भाई इमरजेंसी 25 जून 1975। अब देखिए, जेपी ने भी और इंदिरा गांधी ने भी दोनों ने डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको सबवर्ट किया। जेपी को भी, क्योंकि जेपी ने उस समय क्या कर दिया था, एक ऑल इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मास मूवमेंट का ऐलान कर दिया था कि हम चलाने वाले हैं। पूरा वही चीजें जैसे था, आर्मी को रूल नहीं मानना और पुलिस भी ऑर्डर ना माने गवर्नमेंट के, तो वो सारी चीजें उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। उनको डिमांड करनी चाहिए थी कि अगर इंदिरा गांधी डिस्क्वालीफाई हो गई हैं तो फिर क्या था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तो है ना, कांग्रेस पार्टी के पास में नंबर्स हैं, तो किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था। और इंदिरा गांधी को तो डेमोक्रेसी का सम्मान करना चाहिए था। उन्होंने बिना बात के इमरजेंसी लगा दी, कोई ऐसा कोई रीजन नहीं था बहुत ज्यादा, तो उन्होंने तो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट किया, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो काइंड ऑफ कई बार अगर आपको ये लगता हो कि जेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो यूपीएससी के अंदर में ना हम इनडायरेक्ट चीजें लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट मतलब एज सच जेपी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जेपी मूवमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, समझ गए, और इमरजेंसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे। एज सच इंदिरा गांधी को नहीं क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि आमतौर पे पर्सन स्पेसिफिक यूपीएससी में नहीं लिखना होता है। तो मूवमेंट को, इवेंट को हम क्रिटिसाइज करेंगे, जो जो कुछ उस दौरान हुआ वो चीजें बहुत गलत थी काइंड। लेकिन एक पर्सन के बारे में लिखना कि इस पर्सन ने ऐसा किया, उस पर्सन ने ऐसा किया, वो चीजें सही नहीं होती, वो नहीं लिखना चाहिए यूपीएससी के अंदर में। चलो अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इमरजेंसी तो अब लग गई, उसके बाद में क्या होता है। इमरजेंसी के दौरान में तो लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था मीसा एक्ट के थ्रू में। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से बार बार चेंज किया जाता है। डेमोक्रेसी का सम्मान नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान नहीं। और कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई उस दौरान में। एंटी सोशल एलिमेंट्स को कर्व कर लिया गया था। स्मगलिंग वगैरह, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब चीज़ें रोक दी गई थी। तो कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस थे वो कम हो गए थे। और इवन आर्मी और पुलिस, ये सब चीज़ों को कंट्रोल में कर लिया गया था। 20 पॉइंट प्रोग्राम एक लॉन्च किया था इंदिरा गांधी ने उस समय में। 20 पॉइंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इन्फोर्समेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, एबोलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, लिक्विडेशन ऑफ डेट। ये 20 चीज़ें थी ऐसी, सबकी सब याद रखने की जरूरी नहीं है, लेकिन 20 पॉइंट प्रोग्राम याद रखना। इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था 20 पॉइंट प्रोग्राम। उसके अलावा जो असल चीज़ें होती हैं वो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज। संजय गांधी उस समय कुछ नहीं थे। संजय गांधी यूथ कांग्रेस के एक जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी इमरजेंसी के दौरान में। किसी भी स्टेट में वो जा रहे थे, एयरपोर्ट पे उस स्टेट के सीएम स्वागत करने आते थे। जो रेडियो था उस समय में बहुत ज़्यादा संजय गांधी की लीडरशिप की तारीफ कर रहा था। तो इस समय में उनकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स थी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया था संजय गांधी ने। उनमें के उस 5 पॉइंट प्रोग्राम में क्या था, संजय गांधी का 5 पॉइंट प्रोग्राम ये था, फैमिली प्लानिंग। दूसरे नंबर पर एफोरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना। तीसरे नंबर पे था लिटरेसी को बढ़ाना। चौथे नंबर पे था दहेज प्रथा को ख़त्म करना। 5वें नंबर पे था स्लम क्लियरेंस। ये काफ़ी विवादित रहा था, स्लम क्लियरेंस। एक पहला स्लम क्लियरेंस, और ये पहला फैमिली प्लानिंग, और 5वां स्लम क्लियरेंस। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहे थे। जो स्टीरिलाइजेशन था काफ़ी फोर्सफुली किया गया था, और स्लम भी क्लियर किए गए थे, काफ़ी फोर्सफुली क्लियर किए गए थे। एक आंकड़ा है जैसे कि पिछले 15 सालों में, इमरजेंसी लगाने से पहले 15 सालों में सिर्फ 60,000 लोगों को हटाया गया था स्लम से। लेकिन 15 महीनों के अंदर में, इमरजेंसी के दौरान जो 15 महीने थे, उन 15 महीनों के दौरान में 1.2 लाख लोगों को हटा दिया गया था स्लम से। और संजय गांधी के आसपास के जो लोग थे, जैसे यूथ कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी अंबिका सोनी, उनके स्टेनो आर के धवन, इनके पास में इतनी पावर्स तो उसमें पीएमओ के पास में भी नहीं थी। प्रधानमंत्री ऑफिस जो होता है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उनके पास में भी इतनी पावर्स नहीं थी जितनी संजय गांधी के स्टेनो के पास में थी। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज हो रहा था, फोर्सफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की अवमानना की जा रही थी। तो ये सब चीज़ें हुई बहुत ज़्यादा। तो अब इस पे आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, डेमोक्रेसी के दौरान में क्या हुआ, हर एक डायमेंशन कवर कर ली गई है। जैसे अभी क्या था, अगर यूँ पूछें कि डेमोक्रेसी क्यों इस्टेब्लिश की गई थी, तो हर एक चीज़ आप लिखना। पॉलिटिकल चीज़ में ये लिखना, जुडिशरी के साथ में तकरार, इकोनॉमिक चीज़ लिखना, प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, अनरेस्ट के बारे में लिखना, और वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लिखना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में लिखना। अब एक जो लास्ट में क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी हटाई क्यों गई? इंदिरा गांधी को क्यों लगा कि अब डेमोक्रेसी को हटा देना चाहिए? इसके पीछे देखिए काफ़ी सारे तर्क दिए जा सकते हैं। इंदिरा गांधी के जो पर्सनल लेटर्स हैं वो तो आज तक ओपन हुए नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनको खुद को एहसास हो गया था कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये रीज़न बताते हैं। दूसरा रीज़न ये बताते हैं कि उनको जो वहाँ पे इंटेलिजेंस वालों ने गलत जानकारी दी, उनको ये लगा कि इलेक्शंस होंगे तो मैं जीत जाऊंगी। बहुत ज़्यादा उनको लगा कि इमरजेंसी लोकप्रिय साबित हो रही है। तो जैसे इलेक्शंस हुए वो तो बुरी तरह हार हो गई।
तीसरा, कई बार यूं कहा जाता है कि पहले जो इंटरनेशनल जो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स होते थे, जर्नलिस्ट या फिर जो भी जिनके व्यू हैं होते हैं, वो इंदिरा गांधी की तारीफ करते थे कि इंदिरा गांधी काफी अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन इमरजेंसी के बाद में उनके व्यू चेंज हो गए, तो इंदिरा गांधी को पता लग गया कि जो लोग पहले मेरी तारीफ करते थे लेकिन आजकल सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है। तो उनको एहसास हो गया, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी हटा दी। तो ये 3-4 रीजन बताए जा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन है कि वाई इमरजेंसी वाज रिमूव्ड, एज सच वो तो इंदिरा गांधी के लेटर्स में है, इंदिरा गांधी जानती थी कि डेमोक्रेसी को क्यों हटाया गया। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।